सुप्रभात। आज हम समास के विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो मैं बताना चाहती हूँ आपको कि समास किसे कहते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले कि जो समास है उसकी परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, आपको जैसे पता ही है कि जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया होती है वो 4 प्रकार की होती है: उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। तो हम समास के विषय में आज बात कर रहे हैं। तो दो या दो से अधिक जो शब्द जब मिलते हैं तो उनसे एक नया शब्द बन जाता है, उसे ही हम कहते हैं समास। ठीक है, तो इस विधि से जो भी शब्द बनते हैं उनको समस्त पद जो है कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब समस्त पदों को जो है वापस यानी कि उसको पृथक पृथक किया जाता है तो उस समय जो है समास विग्रह उसे कहते हैं। यानी कि जब समस्त पदों को अलग अलग करके जो है लिखा जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, जब जोड़ा जाता है दो शब्दों को तो वो समास बन जाता है, जब उसे तोड़ा जाता है तो उस समय उसे उस प्रक्रिया को बोलते हैं समास विग्रह। अब देखिए जरा कैसे, कि जैसे मैंने एक उदाहरण यहाँ पर लिखा है कि उदाहरण आपके सामने है गंगा जल। तो गंगा जल शब्द आप देखिए कि ये दो शब्दों से बना है, गंगा प्लस जल। ठीक है, तो एक पद ये, दूसरा पद ये। तो यहाँ जो गंगा जल हमने एक शब्द बना दिया, ये बेटा बन गया आपका समास। ठीक है, अब जरा देखिए गंगा का जल, जब हमने इसको तोड़कर लिखा, इसको अलग करके लिखा, तो उस समय जो है गंगा का जल, तो ये जो प्रक्रिया है ये कहलाएगी आपका समास विग्रह। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो समास है उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके विषय में मैं जो है आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ। तो देखिए बेटे, आपके सामने समास के प्रकार, समास के जो प्रकार होते हैं बेटे वो होते हैं 6। सबसे पहले आप देखिए कि सबसे पहला जो हमारा समास का नाम है वो है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है हमारा द्वंद्व समास, और पांचवा हमारा बहुव्रीहि समास, और छठा जो है हमारा है अव्ययी भाव समास। तो हम इन 6 समास के विषय में जो है मैं आपको बताऊंगी कि इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि समास जो है कौन कौन से हैं और उनकी परिभाषा क्या है। देखिए सबसे पहले हमारे सामने जो समास है वो हमने लिया है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास की पहले परिभाषा देखिए। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अब यहाँ पर उत्तर पद जो मैंने बोला है ये समझने के लायक है कि उत्तर और पूर्व पद क्या है। समास में 2 पद होते हैं, एक उत्तर एक पूर्व पद। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है कि पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद यानी कि जो पहला पद होता है, ठीक है, जैसे गंगा जल शब्द मैंने बताया था, तो गंगा क्या है, पूर्व पद, और उत्तर पद इसमें क्या है, जल। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी मैं पूर्व पद या उत्तर पद की बात कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाए कि जो पहला पद है वो है आपका पूर्व पद और जो दूसरा पद है उसे बोलते हैं उत्तर पद। ठीक है, अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की डेफिनेशन, कि इसमें जो समास में जो उत्तर पद होता है वह प्रधान होता है, ये इसकी पहचान होती है। और दूसरी चीज़, एक और पहचान मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें जो कारक है, यानी कि जो हमारी कारक विभक्ति चिन्ह है, उसके अंदर इसका लोप होता है, और वो कहाँ पर आते हैं, पूर्व पद के बाद। यानी कि जो पूर्व पद है, यानी कि जो पहला पद है, इसके तुरंत बाद जब उसका विग्रह करेंगे तो हमारे जो कारक विभक्ति चिन्ह हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको सीधा पता चलता है कि इसमें जो है आपका तत्पुरुष समास है। अब जैसे आप उदाहरण देखिए, आपके सामने मैंने एक उदाहरण लिखा है कि राह खर्च। राह खर्च, जब इसको आप जो है विग्रह करके लिखेंगे तो आपको पता होगा कि देखिए अब ये 2 पद है, राह खर्च। तो अब आपको पता है कि प्रधानता इसमें होती है किसकी, उत्तर पद की। लेकिन यहाँ पर जो है राह, अब देखो इसकी पहचान एक क्या है कि राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च। अब ये हमने क्या किया, इसका विग्रह किया। तो विग्रह देखिए आप, मैंने आपको पहचान बताई थी कि यहाँ पर कारक विभक्ति चिन्ह, यानी कि जो पहला आपका पद है, पूर्व पद जो है, उसके बाद कारक विभक्ति चिन्ह आएगा। तो के लिए आया, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका तत्पुरुष समास है। अब जैसे अगला उदाहरण देखिए, धनहीन। अब देखिए इसमें भी धन से हीन। अब यहाँ पर भी देखिए कि जो धन है, यानी कि जो पूर्व पद है, वो उसके बाद तुरंत बाद जो है क्या आया है, आपका कारक विभक्ति चिन्ह। तो इसका मतलब कौन सा
समास हुआ ये आपका तत्पुरुष समास। अब देखिए नेक्स्ट जो शब्द है आपके सामने वो है भारत रत्न। तो भारत रत्न यानी कि भारत का रत्न। तो अब यहाँ पर आप देखिए का, तो अब सीधा जो है आपको पता चल रहा होगा कि जो आपका पूर्व पद है यानी कि जो पहला पद है उसके तुरंत बाद जो है विभक्तियों का प्रयोग हुआ है, कारक विभक्तियों का प्रयोग हुआ है, तो ये आपका जो है कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। तो इसी तरह से जब आप देखेंगे जितनी भी कारक विभक्ति चिन्ह हैं उनका जो है लोप होता है, छिपे हुए होते हैं, जब उसका समास विग्रह करते हैं तो सीधा हमारे सामने उत्तर होता है कि ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब देखिए बेटे आपको दिखाई दे रहा है आपके सामने कर्मधारय समास। अब दूसरा जो है कर्मधारय समास, इसमें देखिए कि इसकी डेफिनेशन एक बार परिभाषा देखते हैं। इसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। ये मैं आपको उपमान और उपमेय अलंकार वाली जो वीडियो थी उसमें मैं बता भी चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ। और विशेषण और विशेष्य, विशेषण आपको पता है संज्ञा सर्वनाम की जहाँ पर विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, और विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। जैसे राम अच्छा लड़का है तो राम क्या है? विशेष्य, और अच्छा क्या है? उसकी विशेषता यानी विशेषण। अब यहाँ उपमेय और उपमान, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है और जिससे की जाती है वो होता है उपमान। तो यहाँ पर इन जो मैंने अभी शब्द बोले हैं विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान, इनका जो है बहुत महत्व है। कैसे? अभी मैं आपको जो है इसमें बताती हूँ, क्योंकि इसमें जो विशेषण है और जो विशेष्य है उसके आधार पर जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिए हैं, आप जरा देखिए कि इसमें मैंने देखो नीलकमल, जो नीलकमल शब्द लिया है तो इसको जो है आपको सीधा पता चल रहा है कि इसमें जो पहला पद है नील, नील मतलब नीला यानी कि विशेषण, और दूसरा पद क्या है? विशेष्य। तो सीधा पता चल रहा है कि ये उदाहरण जो है किसका है? कि आपका कर्मधारय का, क्योंकि इसमें आपका जो है विशेषण और विशेष्य दोनों आए हैं। अब देखिए इसका जो विग्रह करेंगे तो उसका विग्रह हम कैसे करेंगे? जैसे नीला है जो, नीला है जो कमल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका कर्मधारय समास है। अब जैसे नेक्स्ट जो है पर्णकुटी, पर्ण यानी कि पत्तों की, और कुटी। अब जरा देखिए पर्ण, अब यहाँ पर जो पर्ण है, पर्ण से बनी, पर्ण से बनी कुटी। अब यहाँ पर जो है आपने देखा पर्ण से बनी कुटी, तो यहाँ पर भी जो पर्ण क्या है? पत्ते हैं, कुटी तो यानी कि उसकी विशेषता क्या है? कि पर्ण है, पत्ते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? विशेषण और विशेष्य। अब जरा नेक्स्ट देखिए महात्मा। महात्मा जो है आपने सुना भी होगा, महा का मतलब होता है महा प्लस आत्मा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि हम बात करें महान है जो, महान है जो क्या? आत्मा, महान है जो आत्मा। तो यहाँ पर जो है सीधा आपको पता चल गया, महान आ गया तो इसका मतलब क्या है? ये विशेषण है, और आत्मा क्या है? विशेष्य, ठीक है। अब जरा देखिए ये उदाहरण 3 तो हमारे क्या थे? विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य, ठीक है। अब अगले उदाहरण आप देखिए, क्योंकि मैंने अगली बात किसकी की थी? उपमेय और उपमान की, उपमेय और उपमान की। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो उपमेय उपमान की बात हमने की कैसे? कि कमल नयन। अब यहाँ पर देखिए 2 शब्द हैं, एक कमल और दूसरा नयन। अब आपको सीधी सी बात ये पता है कि जो नयन है उनको कमल के समान कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ विशेषण विशेष्य नहीं है, यहाँ पर जो है दोनों को एक कर दिया गया है, समानता बताई गई है। तो कैसे? तो इसका जब हम करेंगे विग्रह तो कैसे करेंगे? कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। तो ये आपका जो है क्या है? उपमेय उपमान, ठीक है। अब जरा देखिए नेक्स्ट जो मैंने उदाहरण लिया है वो है विद्या धन, विद्या प्लस धन। तो इसमें देखिए विद्या रूपी
धन, जैसे मैंने रूपक अलंकार में भी आपको बताया था वही चीज़ यहाँ पर उपमेय उपमान। तो ये जो दो उदाहरण हैं ये मैंने आपके किस चीज़ के दिए गए हैं, ये आपके उपमेय और उपमान। तो ये सीधी बात पता चल रही है कि हम किस अलंकार की किस समास की बात करें, वो है आपका कर्मधारय समास। अगला जो समास है हमारा वो है बेटे द्विगु समास। अब जो द्विगु समास है उसमें भी देखिए कि जहाँ समस्त पद के पूर्व पद, जो समस्त पद है उसके पूर्व पद जो है संख्यावाचक यानी कि संख्या से संबंधित हो, संख्यावाचक विशेषण होता है, वही आपका द्विगु समास होता है। तो सीधी सी बात है, आप द्विगु समास की पहचान जो है, जो बहुत ही आराम से आसानी से की जा सकती है, वो क्या है कि इसका पहला पद जो है वो संख्या से संबंधित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि इसमें जो आपके सामने मैंने एक उदाहरण दिया है, उदाहरण क्या है हमारे सामने कि मैंने यहाँ पर दोपहर दिया है। तो दोपहर, इसमें देखिए इसमें समूह और समाहार, ठीक है, जैसे दो पहर, तो ये दो शब्दों से बना है, दो प्लस पहर। तो दो का मतलब क्या है, दो संख्या है, तो आपको दिखाई दे रहा है। तो पहला पद क्या है, संख्यावाची। तो सीधी सी बात है, जहाँ संख्यावाची आ गया वहाँ पर आपका द्विगु समास। तो इसका जो विग्रह करेंगे वो कैसे करेंगे, दो पहरों का समाहार या समूह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है बेटे हमारा जो है नेक्स्ट जो उदाहरण है वो क्या है, पंचतंत्र। अब पंचतंत्र यानी कि देखो पंच मतलब पांच, तंत्र तो दो शब्दों से मिलकर बना। तो पहला जो हमारा पद है वो क्या है, संख्यावाची है, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा है, द्विगु समास। तो फिर से इसका जो है विग्रह हमें वही समाहार समूह से करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, पंचतंत्रों का समाहार या समूह। ठीक है, अब नेक्स्ट उदाहरण देखिए, नवग्रह। अब आपको पता है नव का अर्थ क्या होता है, नव का अर्थ होता है नौ। तो यहाँ पर पहला पद संख्यावाची फिर से, यानी कि आपका उदाहरण किस चीज़ का है, ये आपका द्विगु समास का है। तो नवग्रहों का समूह। ठीक है, तो ये आप देखिए कि नवग्रहों का समूह, तो ये आपका जो है कौन सा समास हुआ, द्विगु समास। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि जहाँ पर पहला जो पद है वो आपका संख्यावाची होगा, वहीं पर जो है आपका द्विगु समास होगा। तो अब करते हैं आगे की बात। अब जो है चौथे नंबर पर हमारा आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में अब देखिए जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, वहाँ पर आपका होता है बहुव्रीहि समास। यानी कि यहाँ ना तो पहले पद की प्रधानता होगी और ना ही दूसरे की, ये किसी तीसरे पद के विषय में जो है यहाँ पर जानकारी देंगे, यानी कि यहाँ पर संकेत किसी और को किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बहुव्रीहि में क्या होता है कि ये अन्य, यानी कि जो अन्य पद है उसकी प्रधानता होती है, यानी किसी तीसरे की। तो इसमें जो है आप अर्थात से जो है इसको प्रयोग करते हैं। वो कैसे, मैं अभी आपको समझाती हूँ। कि जैसे आपने देखा कि उदाहरण यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बहुव्रीहि में मैंने दिया है गिरिधर। गिरिधर जो है, अब यहाँ दो पद देखिए, गिरि प्लस धर। ठीक है, तो गिरिधर यानी कि गिरि को धारण करने वाला। अब देखो इसका विग्रह कैसे होगा, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात अब आपको पता है यहाँ पर किसी तीसरे की बात हो रही है, तो विशेष, तो गिरि को धारण करने वाला कौन है, अर्थात श्री कृष्ण भगवान। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कृष्ण भगवान यानी श्री कृष्ण। ठीक है, कृष्ण लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए कि अगला है चक्रपाणि। अब आपको पता है कि चक्रपाणि, पानी का मतलब होता है हाथ। ठीक है, चक्र प्लस पानी। अब जरा ध्यान दीजिए इस पर, चक्र। अब यहाँ पर देखिए चक्र है हाथ में जिसके। ठीक है, अब किसके हाथ में चक्र है,
श्री कृष्ण। तो यहाँ पर जो है, यहाँ आप अर्थात भी करके लिख सकते हैं और जो है उसे ब्रैकेट में भी जो है आप डाल सकते हैं, यानी कि हम थर्ड जो तीसरा जो है यानी कि तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे, वो हमारा कौन है? कृष्ण। अब जरा नेक्स्ट देखिए, 10 आनन। ठीक है, अब यहाँ पर 10 आनन यानी कि 10 आनन है जिसके, किसके हैं? सबको पता है। किसको बोलते हैं 10 आनन वाले? यानी जिसके 10 मुख होते हैं, तो वो कौन है? अर्थात रावण। चाहे आप अर्थात करके रावण लिखिए, चाहे उसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो बहुवीरी समास है उसमें जो है क्या है कि किसी तीसरे जो प्रसिद्ध चीज है या कोई वस्तु है उसकी ओर संकेत होता है, वहाँ पर आपका होता है बहुवीरी समास। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने इससे पहले जो है जिक्र किया था किसका, कि हमारे द्विगु समास, जहाँ पर हमने बात की थी कि संख्यावाची पहला पद होता है। अब देखो यहाँ पर भी 10 आनन, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी तो संख्या है, संख्यावाची है, लेकिन जब इसका विग्रह करते हैं तो इस तरह से जब विग्रह करेंगे तो पहला जो है इसको, क्योंकि दशानन रावण को बोला गया है, तो इसलिए जो है ये पहला जो हमारा होगा वो बहुवीरी समास होगा। अगर इसको आप जो है विग्रह करेंगे द्विगु समास की तरह, तो 10 आनन का समूह या समाहार, तब वो आपका जो है द्विगु समास होगा। लेकिन पहली जो प्राइवेटी जो होगी, जो पहले बोला जाएगा, वो बेटा आपका ये बहुवीरी समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब करते हैं हम आगे की बात, यानी हमारा जो अगला जो समास है, हमारा जो अगला समास है बेटे, वो आप देख रहे हैं द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में जो है क्या होता है इसमें कि इसमें जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पद समान होते हैं तो वहाँ आपका द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व का अर्थ होता है बेटे झगड़ा करना। ठीक है, झगड़ा। तो यहाँ पर जो है कैसे कि इसकी एक पहचान मैं आपको और बता देती हूँ कि इसमें जो है क्या होता है कि जितने भी शब्द होंगे यानी जितने भी पद होंगे, या तो जो है वो विलोम में होंगे या फिर जो है वो पूरक होंगे। पूरक का अर्थ होता है बेटे जैसे एक दूसरे की जरूरत होती है, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वो होते हैं पूरक। ठीक है, या तो विलोम शब्द होंगे यहाँ पर या फिर पूरक। और जब इसको जो है इसका विग्रह किया जाता है तो आप उसमें याद रखिए, उसमें और या अथवा इन शब्दों का जो है प्रयोग करके जो है हम उसका जो है समास विग्रह करते हैं। अब जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण आपके सामने है अमीर गरीब। तो अमीर गरीब, इनके बीच में जो योजक चिन्ह है उसको हटा दो, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? अमीर और गरीब। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने विलोम और पूरक बोला था, तो आपके सामने आपको पता चल गया अमीर गरीब। अमीर का जो है विलोम क्या होगा? गरीब होगा। तो ये आपके क्या है? विलोम शब्द है। ठीक है, तो विलोम पद है। इसके बाद देखिए नर नारी, नर और नारी। अब ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, अब देखिए माता पिता, माता और पिता, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों समान है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कि और लगाकर हमने विग्रह किया, तो ये हमारा जो है कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। ठीक है, तो ये जो है इसकी पहचान है, इस पर आप ध्यान दीजिए। अब हमारा जो है अंतिम जो कि समास है वो है आपका अव्ययीभाव समास। जैसे नाम से ही है अव्यय, यानी कि जिसमें पहला पद अव्यय हो। ठीक है, यानी अविकारी शब्द। जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो कि पहला पद जो है वो क्या होगा? अव्यय होगा, और इसलिए जो है ये क्या है? अव्ययीभाव समास है। अब इसमें क्या होता है? अव्ययीभाव समास में एक तो जो है पहचान मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या होगा? अव्यय। और दूसरा जो है क्या होगा? उपसर्ग। आपने उपसर्ग पढ़ा होगा। तो पहला जो पद होगा या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगी। तो उससे आप सीधा समझ जाना कि यहाँ पर जो है आपका अव्ययीभाव समास है। अब जरा देखिए कि हमारे सामने जो सबसे पहला जो पद है, पहला जो शब्द है समास,
वो क्या है हमारे पास, प्रतिदिन। अब आप देखिए कि जो प्रतिदिन है इसमें जो पहला हमने देखा पद वो हमारा क्या है, अव्यय है। ठीक है, तो प्रतिदिन को जो है यानी कि प्रतिदिन की बात हमने की, यानी कि रोज की बात कर रहे हैं, तो दिन, दिन। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण जो है मैंने लिया है यथामति। यथा का अर्थ होता है अनुसार। ठीक है, तो यथामति तो यानी मति के अनुसार, मति के अनुसार। ठीक है, उसके बाद जो है आपका बेटे वो है आपका हाथों हाथ। अब जरा देखिए हाथों हाथ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द ही हो सकते हैं जो एक दो बार जिनका प्रयोग किया, जैसे हाथों हाथ मैंने एक उदाहरण आपका लिया है, तो यहाँ पर देखिए हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। ठीक है, जैसे बातों बात, तो बात ही बात में। ठीक है, तो इस तरह से जो है, जैसे दिनों दिन, दिन ही दिन में। तो इस तरह से आपको जो है पता चल जाएगा कि जो एक ही शब्द को दो बार प्रयोग किया गया तो आपका जो है ये कौन सा है, अव्ययी भाव समास। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए एक मैंने उदाहरण लिया है उपसर्ग का, क्योंकि मैंने यहाँ जिक्र उपसर्ग का किया था। तो यहाँ देखिए नी प्लस डर, तो आपको पता है कि नी जो है क्या है, उपसर्ग है। तो सीधी सी बात है, जब आपके सामने जो है निडर जो शब्द है, यानी निडर का अर्थ क्या होता है, क्या मतलब लेंगे यहाँ पर, डर रहित। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला जो पद आया आपका वो था बेटे आपका उपसर्ग, इसलिए जो है यहाँ पर जो है आपको पता चल गया कि ये कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इस तरह से जो है अगर आप इस बात पर ध्यान देंगे तो जो है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जो है समास जो कि मुश्किल लगते हैं बिल्कुल आसान है और आप आसानी से जो है कर सकते हैं। ठीक है, ओके बेटे।